हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस क्लासेस, जो कि हमारा एक डेली क्लास शेड्यूल होता है, जिसमें हम जो कुछ प्रमुख न्यूज़ समाचार पत्रों जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और पीआईबी के न्यूज़ को, उसमें से भी जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार या दिखते हैं उनको हम एक एक करके विश्लेषित करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस आपको समझाने पर रहता है। वीडियो जो आप देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ आपको यही पीडीएफ फाइल मिल जाती है, इसलिए जब वीडियो देखें तो पूरा ध्यान आपका जो है किस पे रहे, एनालिसिस पे, कॉन्सेप्ट को पकड़ने पे, उस पर रहे। ठीक है, बाकी आपको जो आपका नोट्स रहता है उसके साथ मिला के, जो पीडीएफ फाइल रहती है उसके साथ मिला के इसका नोट्स बना के आप अपने जो मेन सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एडिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ें तो इतनी डिटेल रहती है कि डायरेक्ट काम आ जाती हैं, जो यूपीएससी का पैटर्न है, लेकिन फिर भी आप इसका यही पैटर्न मैं बार बार बताता हूँ। हो सकता है बार बार कई बार कुछ नए बच्चे जोड़ते रहते हैं, तो वही है कि आप यहाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आपको जो लिखा हुआ मटेरियल है ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ आपको पीडीएफ फाइल में एज इट इज़ मिल जाएगा। उसको दोनों को मिला के आप अपना 150-200 पीस पे 150-200 वर्ड में किसी भी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक न्यूज़ है उस पर अपना नोट्स बना लेंगे। वही नोट्स आपके मेंस के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज में। उसमें जैसे कि आपको पता है कि आज वहाँ पे जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें आसियान देशों का कई देशों के साथ शिखर सम्मेलन के साथ सम्मेलन होता है, जिसमें भारत और आसियान शिखर सम्मेलन भी होता है और एक ईस्ट एशियन देशों का सम्मेलन भी होता है। इन दोनों सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है जकार्ता पहुँचे हुए हैं। जब वो इंडिया से जा रहे थे, यानी कि कल, तो उन्होंने ये बताया कि जो आसियान देश है वो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसमें देखिए, पहले अगर हम इसी तरह से दूसरा है कुपोषण की खाई को पाटने का बेमतारा तरीका, ये केस स्टडी है, इसको भी देख लेंगे। कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव की बात की गई है, भारत के लिए कॉमन है, लेकिन अमेरिका जैसे राज्य में हो रही है, पहले से भी ये चीज़ें चल रही है। और भारत में डाइजीन जो एक बहुत फेमस दवा है, एंटीसेट, उसको लेकर है, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। जो पहला न्यूज़ है वह है कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है, प्रधानमंत्री मोदी। देखिए इस न्यूज़ को आप, आसियान का सम्मेलन हो रहा है वो तो सब जान ही रहे हैं, आगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो अगले क्लासेस में आपको पता चलेगा। लेकिन आसियान और भारत का एक घनिष्ठ संबंध रहा है और ये संबंध कई लेवल पे बढ़ता गया है। पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी दिखाए, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी दिखाए, फिर बाद में पिछले साल हमारा आसियान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ। आसियान के सदस्य देशों के साथ बहुत सारा था, लेकिन उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था। तो इसमें हम देखेंगे कि महासंक्षेप में क्या बात कही गई है, यानी संदर्भ क्या है, और प्रधानमंत्री जी जब गए हैं वहाँ पे इंडोनेशिया जकार्ता में, तो उनके लिए क्या क्या चर्चा या संभावित चर्चा का उद्देश्य है। उसी के साथ ही समझेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन या ASEAN जिसे आसियान कहता है, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी, और भारत की एक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर कार्य करो। ठीक है, क्योंकि यही चार चीज़ है ना, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है, पूर्व की ओर कार्य करो नीति का केंद्रीय स्तंभ है। तो इन्हीं चारों बिंदुओं को हम संक्षेप में समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, यानी ये आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। संदर्भ के रूप में जैसे आपको पता है कि वहाँ पे इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान देशों का सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन, और आसियान देशों के शिखर सम्मेलन के साथ कुछ महत्वपूर्ण देशों का भी आपस में समिट होता है। भारत भी उनका आसियान देशों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अतः भारत को भी वहाँ पे
हमेशा शिखर स्तर पे अक्सर भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाते रहते थे, कभी कोई मजबूरी रही तो अलग बात है। इस बार चूंकि हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में संभावना कम थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाएं या न जाएं। लेकिन थोड़ा सा इंडोनेशिया ने भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख शिखर सम्मेलनों को बैक टू बैक किया ताकि भारत के प्रधानमंत्री वापस लौट सकें। तो ये बताता है कि आसियान देशों के लिए भारत का क्या महत्व है। और भारत चूँकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगले दिन से शुरू हो रहा है उसके यहाँ, यानी अगले 1-2 दिन बाद से, और अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं जो 8 सितंबर को उनके साथ बैठक होगी। तो ऐसे में इतने महत्वपूर्ण सम्मेलनों को छोड़कर भी जा रहा है, तो ये बताता है कि भारत का आसियान देशों के साथ और आसियान देशों का भारत के साथ क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर इसको देखिए, 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन को भारत की इस नीति का केंद्रीय स्तंभ बताया गया है। इसमें ये आसियान देशों के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे, उसके तुरंत बाद ईस्ट एशिया समिट, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें आसियान के 10 देश हैं, और जो है भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इस तरह के देश जो है इसमें, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, देखिए सभी आयोजित देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता भी शामिल होते हैं। तो ये पहले अलग अलग दिन होना था। ठीक है, कैसे यहाँ कि हमारे लिए इंडोनेशिया ने कैसे किया कि ये पहले अलग अलग होना था। भारत आसियान शिखर सम्मेलन एक दिन होना था, दूसरे दिन ईस्ट एशिया सम्मेलन होना था। ऐसे में प्रधानमंत्री जी वापस नहीं लौट आते तो संदेह था। तो इंडोनेशिया के अधिकारियों ने, इंडोनेशिया ने इन दोनों सम्मेलनों को थोड़े अंतराल पे एक ही दिन करने का, यानी आज के दिन करने का फैसला किया है, ताकि प्रधानमंत्री इन दोनों सम्मेलनों में, शिखर सम्मेलनों में भाग लेके अपने देश वापस आके कल से वो G20 और उसके पहले के जो नेता उसकी प्रक्रिया को शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है पीएम के दौरे का एजेंडा। अभी चूंकि बात अब हो रही होगी, चल रही होगी, अब जब आएगा तब आएगा, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उसमें आप अगर थोड़ा सा आसियान देशों की भौगोलिक अवस्थिति और भारत के साथ उनके निकटता को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एजेंडा क्या हो सकता है। अभी याद होगा कि चाइना ने अपने हर साल देता है, इस बार मैप भी दिया है, उसमें उसने दक्षिणी चीन सागर के पूरे हिस्से को अपना बताया है, भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के हिस्से को बताया है, नेपाल के भी कुछ हिस्से को अपना बताया, यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं, इवन दैट कि रूस के साथ, जिसके साथ माना जा रहा है कि इस समय रूस और चीन, मतलब चीन को केवल रूस और दक्षिण कोरिया ही, उत्तर कोरिया ही समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान ऑफकोर्स भी, उसके बावजूद भी उसने एक ऐसे द्वीप पर विवाद रूस के साथ दिखा दिया जो रूस के साथ उसने विवाद को हल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये उसके हताशा या उसके आक्रामक विदेश नीति, या कह सकते हो कि ऐसे समय जानबूझ के जब भारत में G20 देशों में इतना सफल सम्मेलन हो रहा है और लग रहा है कि ये एक G20 का टर्निंग पॉइंट होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब ये सम्मेलन होगा या उस पर चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि G20 के इतिहास में भी टर्निंग पॉइंट होगा। ये हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहना है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे, जब आगे कभी टॉपिक आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में देखा जाए तो आसियान देश भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए सारे देश हैं, हिंद महासागर और पैसिफिक के बीच के देश हैं। चीन का जो भी व्यापारिक मार्ग होता है वो इन्हीं देशों के समुद्री सीमाओं से होकर भारत से हिंद महासागर होकर गुजरता है, और चीन के सभी देशों के साथ जो है, चीन का इन सभी देशों के साथ सीमा विवाद है। और ये सारे के सारे देश एक संगठन के रूप में अपनी किसी भी स्तर पर बातचीत करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे देश थे या कमज़ोर देश थे, उसमें काफ़ी बड़े देश भी हैं, छोटे भी देश हैं। और इन देशों को एशियाई टाइगर कहा गया है, क्योंकि इन देशों ने अपने यहाँ नवीन आर्थिक नीतियों को अपना के बहुत तेज़ी से अपने यहाँ विकास किया। चीन ने भी किया, बाद में भारत भी कर रहा है, लेकिन इन देशों ने ये पहले भी अपने यहाँ कर लिया था। तो भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत चीन संबंधों को लेकर एशिया पैसिफिक और उसके जो भारत एशिया पैसिफिक में भारत की यानी इंडो पैसिफिक
या एशिया पैसिफिक में भारत की स्थिति को देख के, अपने नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को देख के ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब ईस्ट की ओर, सिर्फ पहले हमारा लुक ईस्ट नीति था, उसके तहत हमने संबंध बनाना शुरू किया। 2015 में हमारी लुक ईस्ट नीति को बदल के एक्ट ईस्ट नीति कर दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या क्या होगा वो बता दिए हैं, सारी महत्व चीज़ समझा दिए हैं। जब इस पे जो भी अब आज हो गया डिस्कस होगा, मिनट्स बनेंगे, फिर उसके साथ जो सामने आएगा वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए वही बात है कि इंडोनेशिया को भी हमने महत्व दिया है। क्यों इंडोनेशिया से भी बात है, हमने महत्व दिया है कि कहीं ना कहीं मतलब इंडोनेशिया और आसियान देशों का संबंध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री अपना समय निकाल के वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और उसने भी उस रेसिप्रोकल में ये दिखाया कि नहीं, हम भारत के लिए स्पेसिफिक रूप से हम एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हालांकि इन सम्मेलन की जो देखोगे तो उसमें अभी चीन उस सम्मेलन उन आसियान देशों से कह रहा है, हालांकि चीन के साथ भी इन देशों के साथ बहुत व्यापारिक संबंध है, वो कह रहा है वो किसी तरह से ब्लॉक का निर्माण न करे या उसको शीत युद्ध के दौर में न जाए। उस पर जब आगे पूरी डिटेल में चर्चा होगी तो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ही बताया जा सकता है आपको करंट की क्लास में। आप लोग जहाँ पढ़े होंगे जो है अपना इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें इन सारी चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि आप करंट के न्यूज़ को कैसे इस्तेमाल करना है उसको आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। ये एक फैक्चुअल जानकारी है, फिर भी ले लेते हैं। इसका जो है गठन, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा के साथ हस्ताक्षर पर किया गया था। ब्रुनई दारुस्सलाम इसमें 7 जनवरी 1984 को जुड़ा। 28 जुलाई 1995 को वियतनाम जुड़ा। 23 जुलाई 1997 को लाओस पीडीआर जुड़ गया और 30 अप्रैल 1999 को जब म्यांमार जुड़ गया, 97 में ही लाओस पीडीआर और म्यांमार जुड़ गया और 30 अप्रैल 1999 को जब इसमें कंबोडिया जुड़ गया, तो ये टोटल संख्या जो बराबर होके, यानी टोटल जो संख्या, कुल सदस्य संख्या अब ये हो गई 10 हो गई। और इनका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी देशियाओं का संगठन ASEAN है ना, आसियान या आसियान हिंदी में कहा जाने लगा। और यह एक ब्लॉक के रूप में, एक संगठन के रूप में विभिन्न देशों के साथ बर्ताव करते हैं। ये अपनी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, लेकिन चूंकि इनका एक तरफ पड़ोसी जो है चीन इतना बड़ी शक्ति है, भारत भी बड़ी शक्ति है, उधर जापान पैसिफिक के उस पार अमेरिका है, तो ये उनको लगता है कि अगर ये ब्लॉक के रूप में वार्ता करेंगे, खासतौर से रणनीतिक या आर्थिक क्षेत्रों में, तो यह एक बड़ी शक्ति के रूप में, कम से कम आर्थिक और कह सकते हो स्ट्रैटेजिक शक्ति के रूप में, भले मिलिट्री पावर के रूप में नहीं तो आर्थिक और स्ट्रैटेजिक पावर के रूप में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है, क्योंकि इतने सारे चीज़ों के बावजूद भी चीन बार बार कोशिश करता है, लेकिन चूंकि एक ब्लॉक के रूप में हो सकता है कि भारत का हित म्यांमार में हो लेकिन मलेशिया में ना हो, लाओस पीडीआर में ना हो तो लाओस पीडीआर या अमेरिका का हित किसी का भी इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये अगर ब्लॉक के रूप में रहेंगे तो उस पूरे ब्लॉक की जो महत्व है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं सबका हित उसमें सन्निहित होता है। तो फिर जब उन देशों में समस्या आएगी तो अगर हमारा उसमें व्यापार हो रहा है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें प्रभावित होगा, अमेरिका का इंटरेस्ट प्रभावित होगा, या चीन हम अगर करेंगे तो चीन का इंटरेस्ट प्रभावित होगा, अमेरिका करेगा तो चीन का इंटरेस्ट या हमारा इंटरेस्ट प्रभावित होगा। तो इसके कारण वो बेहतर स्थिति में बार्गेनिंग पावर के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि आसियान शिखर सम्मेलन क्या है। यह एक जो गठबंधन है, जो है ये ब्लॉक है, 10 देशों का समूह है, इनका सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। यह सालाना 2 बार
1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसका निर्धारण आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा अन्य आसियान देशों के परामर्श से किया जाता है। आयोजन जिसके पास अध्यक्षता होती है वो करती है। इस बार इसका आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और पहला आसियान शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 को बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कभी कभी प्री में आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, कुछ लोग स्टेट पीएससी का भी देते हैं, कुछ लोग यहाँ ज़्यादातर देते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है। असली बात तो ये है ना कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आसियान देश भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, देखिए भारत में बहुत पहले परंपरागत रूप से आसियान देशों के साथ सांस्कृतिक और वो संबंध थे, लेकिन हम उन पुराने संबंधों को छोड़ दिया जाए तो आज़ादी के बाद शायद हम उस क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद की सरकारों ने वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो ज़्यादातर देश अमेरिका के प्रभाव में थे, समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा उस समय बलवती थे और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने के विचारधारा पे चल रहे थे, इसलिए उससे दूरी बना के रखे। लेकिन उत्तर पूर्व के अपने राज्यों से उनकी निकटता और उनके विकास के लिए उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्रों में इतनी बढ़िया प्रदर्शन करने को देखते हुए हम लोगों ने उधर के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, जिसके तहत हम उन देशों के साथ अपने आर्थिक और इस तरह के जुड़ाव के तरफ देखने लगे कि कैसे हमारा आर्थिक विकास हो। वर्तमान सरकार ने 2015 में आकर इसे बदला और इसको भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है ये पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पे केंद्रित है। एशिया और प्रशांत, यानी उसमें आप समझ लेते हैं कि अगर आप कहें तो यूरोप और रूस को छोड़ दिया जाए तो इस समय जो नवीन शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका काफ़ी समय से है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी एक बहुत ही प्रमुख शक्ति है और वो आज भी सबसे प्रमुख शक्ति है, और बाकी जो शक्ति के रूप में जापान और फिर इंडिया उभर रहा है। ये सारी शक्तियां या इस तरह की चीज़ें हैं, जो केंद्र है वो एशिया पैसिफिक है, ठीक है। आज व्यापार का, शक्ति का, स्ट्रेटजी का, सब चीज़ का केंद्र है एशिया पैसिफिक क्षेत्र, यानी एशिया और पैसिफिक सागर के तटीय देश को मिला के ये बहुत बड़ी चीज़ बनती है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में एक आर्थिक पहल के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसके राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम भी हो गए हैं। यानी हम आसियान देशों या उस तरह के देशों के साथ संबंध तो पहले आर्थिक था, लेकिन अब हम उनको ब्रह्मोस भी बेचते हैं। हम उनके साथ पिछले साल रणनीतिक साझेदारी कर दिए हैं, हम इतनी गहराई तक हम उनको अभी कवरेटी दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये जानते हुए कि चीन इसका विरोध कर रहा है, इसके बावजूद भी हम उन देशों के साथ रणनीतिक और यहाँ तक कि मिलिट्री संबंध, वहाँ पे हम सैन्य अभ्यास और सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें, जैसे चीन हमारे पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है, हमें भी अपनी मजबूत स्थिति को करना पड़ेगा और हमें अपनी व्यापारिक स्थिति को, इंटरेस्ट को सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है एक इस पॉलिसी का? आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें द्विपक्षीय यानी दो देशों के मध्य, क्षेत्रीय रीजनल पावर के मध्य, यानी जैसे कि आप आसियान के साथ भारत का, या बहुपक्षीय जुड़ाव जैसे आसियान ईस्ट एशिया समिट, इसमें आसियान और जो प्रमुख एशिया पैसिफिक क्षेत्र के जो प्रमुख शक्तियां हैं वो इसमें क्या हैं? भागीदार हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी और विकास को प्राथमिकता देना है। यह उत्तर पूर्वी भारत और आसियान क्षेत्र के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो हमारे लिए ये एक्ट ईस्ट को ध्यान में रखिएगा। बाकी जब आज अभी सम्मेलन हो रहा है उसके बाद मिनट्स बनते हैं, 2-4 दिन बाद उसके सारे निष्कर्ष आ जाते हैं एक कंक्रीट फॉर्म में, तो समाचार पत्रों में आते रहते हैं। तो आपका ये रेगुलर चीज़ चल रहा है तो उसमें वो ढंग से डिस्कस कर दिया जाएगा। तो बता देते हैं कि वो आपके सेकेंड पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो आप अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य पढ़ेंगे तो उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए अगला जो न्यूज़ है वह एक केस स्टडी है जो द हिंदू में आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में
कुपोषण की स्थिति में सुधार के संबंधित जो है तथ्य आंकड़े हैं, उसमें कुछ विशेष प्रयास सरकार द्वारा किया गया, उसकी जो सफलता आई है, यह आपके कह सकते हैं कि आपके पेपर सेकंड का तो हिस्सा ही है, कमज़ोर वर्गों और जो डेवलपमेंट डायनेमिक्स का हिस्सा है। इसमें आप सोशल इश्यूज़ को भी आप समझ सकते हैं। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जैसे आप देखिए कि भारत में पोषण सुरक्षा, यहाँ देखिए कुपोषण की खाई को पाटने को बेमतारा, अभी तक हम लोग खाद्य सुरक्षा, लेकिन इसमें ध्यान देना खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा, क्योंकि खाद्य की उपलब्धता के बावजूद भी हो सकता है कि पोषण सुनिश्चित न हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इन पोषण सुरक्षा में, यानी भारत सरकार खाद्य सुरक्षा और इसके लिए पोषण सुरक्षा के लिए बहुत सारे राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं, लेकिन कई सारी सामाजिक समस्याओं के कारण वो सफल नहीं हो पा रहा। जबकि पोषण जो प्रोग्राम भारत सरकार का चला है, उसमें ही जन आंदोलन या सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाने की बात की गई है। यह चीज़ आपको देखिए सेकंड पेपर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा अनुभव रखते होंगे और उनको सिलेबस पूरा याद होगा, वो इथिक्स पेपर में एटीट्यूडल चेंज, मतलब सोशल एटीट्यूड चेंज में जो आता है सोशल परसुएशन, और ये सोशल परसुएशन या सामाजिक अनुनय, सामाजिक एटीट्यूड चेंज करने के लिए जो इंटरवेंशन होता है उसमें डायरेक्ट एक्शन, और ये होता है इंटरवेंशन और सोशल परसुएशन, जिसमें लोगों को जागरूक करके धीरे धीरे नस थेरी केहुनी मारकर ऐसे ऐसे करके नहीं होता। जैसे कोई दोस्त है, कोई किसी को कुछ भी मतलब कुछ करना चाह रहा है, हिचक रहा है, धीरे धीरे कोहनी मारकर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता बेटा चल खाई में कूद जा। तो यहाँ सरकार खाई में कूदाने की बात नहीं है, यानी धीरे धीरे करके सरकार एक अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाने की काम करती है। और एक प्रशासकों से ये उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी तरह की जो सामाजिक समस्याएं होते हैं उनमें कड़ा रूप, बहुत एक्सट्रीम ना हो तो सोशल परसुएशन ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि जो भी सामाजिक एटीट्यूड होता है या कोई भी एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ बनती है, इसलिए धीरे धीरे समय के साथ वो जाएगी भी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे इथिक्स के पेपर में, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर उठा के देखें तो हर साल लगभग 2 केस स्टडी, यानी ऑन एवरेज 1-1.25 केस स्टडी तो सोशल परसुएशन पे आती है। और ज़्यादातर हम अपने कि हम प्रशासक हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, आपको वो करना है, लेकिन कैसे करना है, जनता को जागरूक करके करना है। ये चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। ठीक है, तो बेमतारा का मामला है, आइए अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। भारत में पोषण सुरक्षा, आपको पता होगा कि खाद्य सुरक्षा को लेके भारत में अनेक योजनाएं सरकार चला रही है। जैसे क्या क्या योजनाएं हैं, अगर योजनाओं को देखा जाए तो स्कूली बच्चों के लिए जो बहुत ही फेमस विश्व स्तर पर प्रसिद्ध MDM मध्याह्न भोजन योजना, इससे बच्चों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध होती है। किसको? बच्चों को। सब लिखा ही है, पोषण सुरक्षा होती है। इसी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनसंख्या को मासिक राशन प्रदान किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, भारत में लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की और ये शहरी क्षेत्रों की 50%, कुल मिला के लगभग 75% हो जाता है कि आबादी, और जो ओवरऑल आता है लगभग आंकड़ा 80 से 84 करोड़ आता है। इनको जो है बहुत कम कीमत पे खाद्यान्न सुनिश्चित कराई जाती रही है। कोरोना के कारण सरकार ने उसी आबादी को मुफ्त में अनाज देना शुरू किया। बाद में वो भी चलता रहा जो खाद्य सुरक्षा नियम था, और ये मुफ्त वाला भी चलता था। लेकिन इस पिछले इसी साल जनवरी से लेके इस एक साल यानी 31 दिसंबर 2023 तक के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वो फ्री वाला हटा के खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ही फ्री कर दिया गया है। अब अगले साल से जो भी होगा उसके लिए देखा जाए। तो ये बहुत बड़ी, ये भी एक खाद्य सुरक्षा योजना है जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस समय तो फ्री में है इस साल, लेकिन इसमें 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ और 1 रुपये जो है मोटा अनाज मिलता है। इसी तरह से सरकार समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना पोषण अभियान आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाने के लिए तैयार भोजन प्रदान करता है, जिसमें माताओं और बच्चों को लाभ होता है। और इसके अतिरिक्त ये सब तो केंद्र सरकार की है,
अनेक राज्यों में अंडे, केले जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की खुराक राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि अभी जो जामताड़ा का माध्यम है, जहाँ का बेमताड़ा या जो छत्तीसगढ़ जिले का, वहाँ पे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। यानी केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और राज्य विशिष्ट अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे कहीं इंदिरा कैंटीन चलता है, कहीं कुछ चलता है, वो सारी चीज़ें क्या, खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के पोषण में सुधार किया जा सके। समस्या क्या आती है पोषण से? क्यों इन सारी योजनाओं के बावजूद भी देखा जा रहा है, जो अनुभव दिखाया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होने के बावजूद भी पोषण में सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि पोषण सुरक्षा अभी एक दूर का सपना है, क्योंकि अक्सर उचित खान पान की जानकारी का अभाव होता है कि क्या खाने से हमें उचित पोषण मिलता है। हमारा जो फूड हैबिट है वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है। हमें जो चीज़ें पसंद है या हम जो चीज़ें परंपरा में खाते आ रहे हैं, जैसे कई राज्यों में चावल और माड़ खाते हैं, ठीक है, वो उनका फूड हैबिट हो गया है। लेकिन चावल से सिर्फ आप या माड़ से सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फैट तो चलो छोड़ दो, फैट तो चलो आप कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हो जाएगा, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अगर आप दालें नहीं खाएंगे तो, या अंडा नहीं खाएंगे, या दूध नहीं पिएंगे, तो इस तरह की चीज़ें भी ज़रूरी है। यानी ये फूड हैबिट की बात होती है। यानी उसका पेट भरा हो सकता है, उसके पास ऊर्जा हो सकता है, लेकिन वो कुपोषित होगा क्योंकि वो प्रोटीन या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है। तो और इसके साथ साथ भोजन के बारे में मिथकों और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन बढ़ती पहुंच में समस्या को बढ़ा दिया है। तो पोषण परामर्श, इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है? पोषण परामर्श, कि पोषण के बारे में परामर्श दिया जाए, इस समस्या का संभावित उत्तर हो सकता है। तो देखते हैं इसके आंकड़े हम बेमताड़ा के मामले में, ठीक है। जन आंदोलन या सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार द्वारा पोषण स्तर में सुधार। देखिए, जन आंदोलन या सामाजिक व्यवहार और परिवर्तन संचार, यानी संचार और व्यवहार माध्यम द्वारा सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक सोच में परिवर्तन, जिसे जो आपने कहा ना इथिक्स में पेपर में है, सोशल परसुएशन, सोशल अनुनय। जैसे ये इस पोषण कार्यक्रम में खुद ही लिखा है कि जागरूकता लाई जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कोई चेंज एजेंट लाए जाएंगे। जैसे भारत सरकार की एक बहुत सफल योजना जो कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, इसमें जो है धीरे धीरे सरकार इसी तरह से, लोगों ने पहले मजाक उड़ाया कि अरे कौन जाएगा, ये जाएगा, लेकिन सरकार ने लाया और उसको पता था कि ये एक बार में नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे ही करना होगा। फिर उसने कैसे कि धीरे धीरे अच्छे अच्छे उदाहरणों को सामने लाया, लोगों को प्रचार उचार किया, तो वो चीज़ें आगे बढ़ी। ये है सोशल परसुएशन थ्योरी जो इसमें कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आगे की देख, बेमेतरा से एक सीख है। ये एक ज़िला है छत्तीसगढ़ का, जो एक कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादातर जंगली और उस तरह से नक्सल प्रभावित ज़िला है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है, मैदानी ज़िला है, खाद्यान्न रूप से वहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन है और नक्सल प्रभावित भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी देखा गया कि दिसंबर 2022 में की बात है कि गंभीर तीव्र कुपोषित SMS बच्चों की संख्या 3299 बच्चे वहाँ पे गंभीर रूप से कुपोषित देखे गए। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि वहाँ की सरकार, वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें क्यों ऐसा हुआ, अगर ये दिखा तो उसके पीछे जो समस्या दिखी गई उसमें यह था कि वहाँ पे जो भोजन की उपलब्धता तो थी, लेकिन जो फूड हैबिट है, जो संस्कृति है खाद्यान्न को लेकर, खाने पीने को लेकर, उसमें भोजन पद्धतियों के बारे में उचित ज्ञान की कमी थी, ठीक है। समस्या उसमें यह नहीं थी कि भोजन नहीं था लोगों को, लेकिन कब, कैसे और क्या खाना चाहिए इसके बारे में अनुचित जानकारी थी, ठीक है। यही कारण है कि मजबूत निगरानी के साथ पोषण परामर्श को इस क्षेत्र के लिए कार्यप्रणाली के रूप में चुना गया। वहाँ पे ये देखा गया कि लोगों को पोषण के स्तर पे जानकारी नहीं है, इसीलिए इस क्षेत्र को चुना गया। और चुना गया तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया, इस एक योजना चली, महत्वपूर्ण है। अगर कोई सोशियोलॉजी वाला होगा तो उसके लिए भी है, बाकी आपके एथिक्स और GS पेपर 2 और 1 में तो है ही है।
पोथलाइका अभियान। ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी में स्वस्थ बाल मिशन का इसका नाम है। यूनिसेफ के द्वारा तकनीकी सहयोग से शुरू हुआ था और छत्तीसगढ़ का एक पोषण कार्यक्रम है। इसे बेमतरा उपमंडल में सब मंडल है, उसमें 72 आंगनवाड़ी केंद्रों पे चलाया गया। 72 गंभीर रूप से जो प्रभावित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें लागू किया गया और इस पे स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभागों के प्रशिक्षित जमीनी स्तर के कर्मचारी परामर्श प्रदान करते थे। गंभीर तीव्र कुपोषित और मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों के माता पिता को प्रत्येक शुक्रवार को छत्तीसगढ़ी भाषा में यानी सरल लोकल भाषा में परामर्श दिया जाता था। यानी देखिए परामर्श का भाव आ गया। और क्या होता था, संतुलित आहार, वहां पे तिरंगा भोजन कहा गया। नियमित रूप से हाथ धोने आ रही भोजन के स्वच्छता के बारे में बताया गया। लक्षित बच्चों की प्रगति की निगरानी की गई। परामर्श सत्रों में स्थानीय नेताओं और धार्मिक प्रमुखों की भागीदारी बढ़ाई गई और लक्षित बच्चों की प्रगति के निगरानी के लिए घर घर दौरा किया गया। ये सब किया गया तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छा आए। परिणाम ये आए कि जिन 72 आंगनवाड़ी केंद्रों में किया गया था वहाँ पे 6 मतलब दिसंबर 2022 से जुलाई तक अगर मान ले देखें 6-7 महीने में ही 53.77 बच्चों को कुपोषण से बाहर और बाद में अगस्त सितंबर तक इसमें 14 यानी लगभग 67% बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल दिया गया। तो बोलेंगे सर इसमें क्या है? नहीं, जो उसी जिले के जो रेंडमली जो आंगनवाड़ी केंद्र छूट गए थे जहां पे ये व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, वहां पे जब अध्ययन किया गया तो वहां पे ये सफलता सिर्फ 30.6% थी। यानी कहाँ 67 कहाँ 30। ये अंतर कैसे आया? ये अंतर आया वो सोशल परसुएशन या जन आंदोलन के रूप में जब प्रशासन किसी सामाजिक इस तरह की समस्याओं को आगे बढ़ाता है। तो इससे क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि सामाजिक समस्याओं या पोषण और इसी तरह की अन्य सामाजिक समस्याओं को आप सोशल परसुएशन या जन आंदोलन के द्वारा देश के अन्य हिस्सों में भी अपना सकते हैं। ये आपके एथिक्स के केस स्टडी के रूप में भी हो गया और आप कहीं और भी इस तरह से लिख रहे हैं सोशल डेवलपमेंट और प्रोग्राम आदि सामाजिक समस्याओं में, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला है कैलिफोर्निया में, छोटा छोटा है, जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य। अभी बना नहीं है क्योंकि उसकी विधायिका ने एक कानून पास किया है, ठीक है। अब उसमें वहाँ के गवर्नर अगर उसको साइन कर देते तो हो जाएगा। तो मामला क्या है कि वहाँ पे पहले से ही मांग चल रही थी कि जाति आधारित जो भेदभाव, कैलिफोर्निया आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ के एक यूनिवर्सिटी ने और एक शहर ने अभी कुछ दिन पहले ही इसमें जाति आधारित भेदभाव पे पास किया था। तो उससे वहाँ पे किया गया और इसमें फिर हम समझेंगे कि जाति क्या है और जाति से जुड़ी समस्या क्या है और अमेरिका में कैसे ये बढ़ रही है और जो विधेयक लाया गया है क्या वो पूरी तरह से सही है या उसमें भी कोई समस्या है। यानी यह एक तरह से अमेरिकी राज्य के लिए एक नया है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम ज़रा देखते हैं। चर्चा में क्यों है कि कैलिफोर्निया राज्य के सीनेट में 5 दिसंबर को जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिसमें दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों के लिए, ये सभी के लिए नहीं, दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए सुरक्षा शामिल की गई थी, जो कहते हैं कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। उनका मानना है कि जो दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं कि उनके साथ जो ऐसा भेदभाव होता है जो अमेरिका के लिए, वैसे वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा पाए के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, धर्म, लिंग, जाति आधार पे, धर्म, लिंग और इथनिसिटी यानी वंश के आधार पे, रेस मूल के आधार पे, लेकिन या नस्ल के आधार पे। लेकिन जो दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं इनकी जो विशेष स्थिति है, सिर्फ भारत नहीं, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के बहुत सारे लोग, उसमें वो चीज़ें देखी गई कि उसमें ये जाति व्यवस्था कॉमन है जो अमेरिका के लिए, वहाँ के कानून वालों के लिए अलग था, इसलिए उस पर उन्होंने स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया है। तो इसके लिए स्पेसिफिक कानून की मांग की जा रही थी और कैलिफोर्निया उसको लाने वाला पहला देश बना है। इसे कौन लाया है? तो वो राज्य की सीनेटर आयशा बहाव हैं। यह राज्य विधानमंडल में चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगान अमेरिकी महिला हैं। इनके प्रयास से इसको लाया गया है, आयशा वहाब, ठीक है। जातिवाद समस्या, जात से जुड़ी समस्या क्या है? एक्चुअल में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो
जन्म के आधार पे व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करती है। यानी माने हैसियत मतलब आर्थिक नहीं, उसकी सामाजिक हैसियत का निर्धारण करती है। और कई बार ये जाति व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक नियोक्ताएं भी जुड़ी रहती हैं, क्योंकि भारत जैसे देशों में या अन्य देशों में जाति के साथ जो भेदभाव होता है, अगर आपको भेदभाव का सामना सामाजिक करना पड़ता है तो हो सकता है कि आप शिक्षण संस्थाओं में उतनी तरह से खुल के काम न कर नौकरी उतनी अच्छे से नौकरी न कर पाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। तो है ये एक जाति, एक सामाजिक भेदभाव की ही प्रथा, लेकिन इसके परिणाम आपस में जो है, इसके परिणाम जो है हमें राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको लेके जो है भारत में अगर देखा जाए भारत की स्थिति, तो भारत जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही जाति और उस पर उसने अस्पृश्यता जो कानून है जो है उसके तहत रोक है। ये अलग बात है कि अभी किसी न किसी रूप में वो चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन फिर वही ने कहा कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ही जाती हैं और चली जाएंगी अगर उसमें कड़ाई से पालन किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, ये समस्या अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे एशियाई हो गए हैं, भारतीय हो गए हैं, एशियाई हो गए हैं। तो वहाँ पे उन देशों में भी ये चीज़ें दिखने लगी है। ये सारी चीज़ें उनको अपने वर्क प्लेस पे उनको दिखने लगा है कि उनके उन्हीं अपने क्षेत्र के, उन्हीं दक्षिण एशियाई मुल्क के जो अन्य जाति के लोग हैं वो उनको हे भाव से देखते हैं और वो करते हैं, और बाकी अमेरिका के जो किसी उपलब्ध कानून है उसमें से उनको रक्षोपाय नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण था, उनके लिए मांग की जा रही थी। लेकिन इसकी विधेयक की आलोचना करने वाले भी हैं, क्योंकि अगर ये विधेयक पास कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि जो दक्षिण एशियाई मूल के विशेष लोगों के लिए, मतलब विशेष एक वर्ग के लिए ही है, तो उस वर्ग के लोगों के जो सांस्कृतिक, धार्मिक आदि पहचान है उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी को जो है उन पे प्रश्न और उनसे तमाम तरह की पूछताछ की जा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं उनके जो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में और अधिकार आम अमेरिकी लोगों के तहत मिले हैं वो दुष्प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो राज्यपाल के पाले में है, राज्यपाल जी क्या कहते हैं, जब कहेंगे तो वो आगे देखा जाएगा। अगला न्यूज़ है, एक छोटा सा न्यूज़ है। इसमें क्या है कि डाइजीन एक दवा है, आप जानते हैं बड़ी फेमस दवा है। जब किसी को गैस आदि या जलन आदि होती है तो वो उसे लेकर उसको राहत मिल जाती है। इस तरह की दवा को बोलते हैं एंटीसिड या एंटी एसिड दवाएं होती हैं, जो जिसके कारण आपको पता होगा कि हमारे जो है हमारे पेट में, आमाशय में जो है अम्ल होता है, वो किसी कारणवश वो अगर बाहर आ जाता तो गले में वो दिक्कत करने लगता है, या कुछ इसी से तली भुनी चीज़ें या आंतरिक कोई गड़बड़ियाँ हो जाने के कारण भी वहाँ पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पेट में जलन, गैस, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो उसके लिए एंटी एसिड के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में दिया जाता है, तो वो है। अभी इसमें मामला ये है कि इसको स्वाद, जो गोवा के कुछ जगह से जो दवाएं बनी थी उसका कलर बदल गया है, जो गुलाबी से कलर उसका सफ़ेद हो गया है, और जो डाइजीन हमें लगता है ज़्यादातर लोगों ने टेस्ट की होगी वो मीठा रहता है, लेकिन वो कड़वी और उस तरह के स्वाद में है। ऐसे में इसको वापस, जो पूरा बैच है उसको कंपनी ने वापस बुला लिया है। तो और ये बुलाया है भारत के जो है ड्रग्स कंट्रोलर के उस पर, तो उसको देखते हैं क्या है, थोड़ा थोड़ा जल्दी करके देख लेते हैं कि क्यों चर्चा में है। पहले तो ये दवा निर्माता एबॉट इंडिया की लोकप्रिय एंटीसेप्टिक सिरप है डाइजीन जेल। सभी बैचों को वापस ले लिया गया है जो इसकी गोवा सुविधा में निर्मित किए गए थे, क्योंकि ग्राहकों ने बताया कि बोतल में तरल सफ़ेद हो गया है और स्वाद कड़वा हो गया है। यह सिरप आमतौर पर मीठे स्वाद के साथ गुलाबी कलर का होता है, तो इसकी वजह से उनको गड़बड़ी होने की वजह से हो गया है। डाइजीन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? यह एंटी एसिड के रूप में होता है, यानी गुलाबी तरह इसकी गोली के एसिडिटी और इसके लक्षणों जैसे सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस से राहत देने के लिए किया जाता है। इसे गैस्ट्रिसिट, पेट की परत की सूजन, और एसिड रिफ्लक्स, ऐसी स्थिति में जहां पेट का एसिड वापस भोजन नली में प्रवाहित होता है के लिए दिया जाता है। यह पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो एसिड में जो है हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्साइड में माइनस होता है, वो मिलके फिर वो क्या हो जाते हैं, उसको नलीफाई कर देते हैं, जैसे बुनियादी यौगिकों का उपयोग करता है। ठीक है, क्या यह सेफ है? एक प्रश्न है कि क्या यह सभी लोग ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये ओवर द टॉप, जैसे कि
आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप डाइजिन मांगेंगे तो उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसे मिल जाता है। ये इस तरह की श्रेणी की दवा है, यानी इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लोग इसे इसी तरह से लेते हैं, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, लेकिन क्या यह, हालांकि भारत में तो कोई भी दवा आप कितनी भी खतरनाक से खतरनाक एंटीबायोटिक, यानी तगड़ी से तगड़ी एंटीबायोटिक या कुछ भी जाइए, आपको ओवर द टॉप दे देते हैं मेडिकल स्टोर वाले, लेकिन हम कानूनी प्रावधान के रूप में कहते हैं कि इसको बेचने में कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। तो क्या सेफ है? नहीं। इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से किडनी आदि की समस्याएं हो सकती हैं, जैसा कि अपोलो हॉस्पिटल के चिकित्सक ने माना है। हालांकि अभी ये तथ्य नहीं, लेकिन उनका मानना है कि इससे दीर्घकालिक उपयोग से अन्य जटिलताएं हो सकती, जैसे किडनी और हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। ये इसके लिए दवाओं को हटाने के लिए जो निर्देश दिया गया, भारत में इस तरह की जो दवा के रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन होती है। यह दवा और इस तरह की सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको आपका फैक्ट है, आपको ऐसे एज इट इज मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यह दवाओं के आयात पर विनियामक नियंत्रण, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी, ड्रग सलाहकार समिति और ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड आदि के लिए भी ये सहायता, इसके द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें ख्याल से आज का जो हम लोगों ने 4 न्यूज़ लिया था वो पूरा हो गया है। और फिर मैं हर क्लास के बाद बता देता हूँ कि जैसे आप लोग देखते हो, अगर आप लोगों को वीडियो या लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना चाहिए, आप लोगों को अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, और साथ ही कैसे पढ़ना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो कोई चलेगा, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए इसका, अगर देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए फिर मैं ज़रूरी बताऊंगा। जो लिंक में वीडियो के नीचे या बाजीराव रेड्डी के आप वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन मेरे वीडियो को और उसको मिला के अपना नोट्स बना लीजिए, उसी को याद करिए 4, 5, 7 पॉइंट किसी एक बिंदु को लेके, वही आपको मेंस एग्ज़ाम में याद रहेगा। और जो पीडीएफ चाहे कितना भी आप किसी का इकट्ठा कर ले, मेरा या किसी का भी, कहीं का भी, पीडीएफ अंततः भूल जाता है। जो आप नोट्स बनाते हैं वो याद रहता है एग्ज़ाम में, और जो क्लास में सुनते हैं या जो किसी वीडियो लेक्चर में सुनते हैं टीचर्स का, वो भी कभी कभी क्या अक्सर काम दे देता है, लेकिन पीडीएफ नहीं ध्यान देता। तो पीडीएफ लेके रखिएगा मत, उससे नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। चलिए, होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। नमस्कार।